सभी विद्यार्थियों का स्वागत है साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको आपके विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, समस्याओं के समाधान और सॉल्यूशंस प्राप्त होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 9वीं NCERT बुक से अध्याय 6 ऊतक अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। अध्याय 6 में अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी के उत्तर हम संक्षिप्त व स्पष्ट सरल भाषा में देखेंगे। तो आगे देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर अंतिम प्रश्न तक सभी प्रश्नों के समाधान हम देखते हैं। अध्याय 6 ऊतक के अभ्यास का जो प्रथम प्रश्न है वह है ऊतक को परिभाषित करें। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखेंगे तो इसका उत्तर होगा कोशिकाओं को वह समूह जो संरचना एवं कार्य में समान होता है तथा किसी विशिष्ट कार्य का संपादन करते हैं ऊतक कहलाते हैं। जैसे ऊतक के कुछ उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं: तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, रक्त, अस्थि आदि। तो कोशिकाओं को ऐसा समूह जो संरचना एवं कार्य में समान होता है और किसी विशिष्ट कार्य का संपादन करते हैं ऊतक कहलाते हैं। तो ऊतक समान कोशिकाओं का एक समूह होता है। समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताएं। इसका उत्तर होगा पौधों में जाइलम ऊतक 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। यह 4 प्रकार के अवयव हैं: जाइलम ट्रेकेट्स या वाहिनिका, जाइलम वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो जाइलम इन 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है जो हमने यहाँ पर देखे हैं: जाइलम ट्रेकेट्स, जाइलम वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 है पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो यहाँ सरल ऊतक और जटिल ऊतक में अंतर बताना है। इसका उत्तर है पौधों में सरल ऊतक तथा जटिल ऊतक में निम्नलिखित अंतर होता है। कौन कौन से अंतर होते हैं आगे देखते हैं। इसके लिए हम एक सारणी बना लेते हैं। एक तरफ लिखेंगे सरल ऊतक और दूसरी तरफ जटिल ऊतक। तो यहाँ हम सरल ऊतक में पहला बिंदु देख रहे हैं। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, जबकि जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। अब सरल ऊतक है ऐसे ऊतक में कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली होती है, जबकि जटिल ऊतक में कोशिका भित्ति मोटी होती है। सरल ऊतक के कुछ उदाहरण दिए गए हैं: पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा आदि। और जटिल ऊतक के उदाहरण हैं जाइलम और फिलोएम आदि। तो इस प्रकार से सरल ऊतक और जटिल ऊतक में आप अंतर लिख सकते हैं। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के होते हैं, जबकि जटिल ऊतक कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर उदाहरण भी हैं। उदाहरण सहित सरल ऊतक और जटिल ऊतक में अंतर लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट कीजिए। यहाँ पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच अंतर बताना है कोशिका भित्ति के आधार पर। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में निम्न अंतर होता है। पहले हम देखते हैं पेरेन्काइमा। यह जीवित कोशिकाओं का समूह है। पेरेन्काइमा जो है वह जीवित कोशिकाओं का समूह होता है। कोशिका भित्ति गोलाकार होती है जो पेक्टिन तथा सेलुलोज की बनी होती है। पेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति आकार में गोल होती है और पेक्टिन तथा सेलुलोज की बनी हुई होती है। कोलेन्काइमा यह भी जीवित कोशिकाओं का समूह है। इसकी कोशिका भित्ति बहुभुजाकार होती है जो पेक्टिन तथा सेलुलोज की बनी होती है। अगला है स्क्लेरेन्काइमा। इसे भी देख रहे हैं हम यहाँ पर। यह निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है। इसमें कोशिका भित्ति लिग्निन का बना होता है। कोशिका भित्ति मोटी एवं मजबूत होती है। इस प्रकार से हमने स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और पेरेन्काइमा में भेद देखा या अंतर देखा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। रंध्र के क्या कार्य हैं। इसका उत्तर होगा रंध्र के निम्नलिखित 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के दौरान गैस की आदान प्रदान करना, और दूसरा कार्य है वाष्प उत्सर्जन के दौरान जल वाष्प का बाहर निकालना। श्वसन की क्रिया भी पौधे रंध्र के द्वारा करते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी रंध्र के द्वारा करते हैं। इन्हीं रंध्रों से जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो उसी क्रिया के दौरान जड़ों से जल पत्तियों तक पहुंचता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तीनों प्रकार के पेशी रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करें। तो चित्रों के माध्यम से पेशी रेशों में अंतर स्पष्ट करना है। तो उत्तर लिखेंगे इसका। 3 प्रकार के पेशी ऊतक निम्नलिखित हैं। पहला रेखित पेशी, चिकनी पेशी और कार्डिक पेशी। यह 3 प्रकार की पेशियाँ होती हैं। चित्र के माध्यम से इनमें अंतर देख लेते हैं। रेखित पेशी, इसकी आकृति इस प्रकार से होती है जिसमें केंद्रक और धारियाँ होती हैं। रेखित पेशी में रेखाएं बनी होती हैं या धारियाँ बनी होती हैं, इसलिए इसे रेखित पेशी कहा जाता है। दूसरी है चिकनी पेशी। उसकी भी आकृति हम यहाँ पर देख रहे हैं। केंद्रक है, तर्करूपी पेशी कोशिका है। यह होता है चिकनी पेशी का चित्र जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अगली है कार्डिक पेशी। कार्डिक पेशी में भी धारियाँ होती हैं और केंद्रक होता है। तो इस प्रकार से आप चित्र के माध्यम से
कार्डिक पेशी, चिकनी पेशी और रेखित पेशी में अंतर बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस प्रश्न का उत्तर देख लिया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 है, कार्डिक या हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है? कार्डियक या हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या होता है? यहाँ उत्तर में हम देखेंगे, हृदय की पेशियों को कार्डिक पेशी कहा जाता है। ये अनिच्छक पेशियाँ होती हैं। ये पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं, जिससे हृदय धड़कता है। तो कार्डिक पेशी या हृदय पेशी का कार्य हमने देखा है अनिच्छक होती हैं और हृदय की पेशियों को कार्डिक पेशी कहा जाता है। और ये पेशियाँ जीवन भर बगैर रुके लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं और इसी के कारण हृदय धड़कता है। हम देखेंगे अगला प्रश्न, रेखित, अरेखित तथा कार्डिक या हृदय पेशियों में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। अब हमें रेखित, अरेखित और कार्डिक या हृदय पेशियों में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। रेखित, अरेखित तथा कार्डिक पेशी में निम्न अंतर है। जैसे रेखित पेशी, ये पेशियाँ मुख्य रूप से हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा हम अपनी इच्छानुसार शारीरिक गति करा सकते हैं। रेखित पेशियों में हम अपनी इच्छानुसार गति करा सकते हैं। यह इच्छित पेशियाँ होती हैं। इन पेशियों पर रेखाएं या धारियाँ होती हैं, इस कारण इन्हें रेखित पेशी कहा जाता है। क्योंकि रेखित पेशियों पर रेखाएं या धारियाँ होती हैं, इस कारण से इनका नाम रेखित पेशी रखा गया है। अरेखित पेशी, ये पेशियाँ आंतरिक अंगों जैसे आहार नाल, रक्त नलिका आदि की गतियों में सहायक होते हैं, जो हमारी इच्छानुसार नहीं होती। अरेखित पेशियों को अनिच्छक पेशी भी कहा जाता है, अर्थात ये अनिच्छक पेशियाँ हैं। इन पेशियों पर कोई रेखा नहीं होती है, इसलिए इन्हें अरेखित पेशियाँ कहा जाता है। रेखाओं के आधार पर इनका नामकरण किया गया। जैसे रेखित पेशी में रेखाएं होती हैं, इसलिए उसे रेखित पेशी कहा जाता है। अरेखित पेशी, इसमें रेखाएं नहीं होती, इसलिए इन्हें अरेखित पेशी कहा जाता है। कार्डिक पेशी को देखते हैं। हृदय की पेशियों को कार्डिक पेशी कहा जाता है। ये अनिच्छक पेशियाँ हैं। हृदय की पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं, जिससे हृदय धड़कता है। तो इस प्रकार से हमने इन तीनों पेशियों में अंतर देखा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन का एक चिन्ह चित्र बनाएं या नामांकित चित्र बनाएं। न्यूरॉन का नामांकित चित्र हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही सरल चित्र दिया गया है। इस चित्र को आप आसानी से याद कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। जैसे हम इसमें सबसे ऊपर संरचना देख रहे हैं, पतली धागों के समान ध्रुव का बीच में केंद्रक होता है और यहाँ जो आपको बीच में संरचना दिखाई दे रही केंद्रक के नीचे तंत्रिका अक्ष होता है और यहाँ सबसे नीचे तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। और जो इसकी आकृति है केंद्रक के चारों ओर, उसे कोशिकाएं कहा जाता है। तो इस प्रकार न्यूरॉन का आपने नामांकित चित्र देखा। इस चित्र को सरल तरीके से बनाकर यहाँ पर समझाया गया है, आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित के नाम लिखें। हमें इनके नाम लिखना है। कौन सा ऊतक होता है? जैसे ए में दिया गया है, ऊतक जो मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है, उस ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा सरल सल्की एपिथेलियल ऊतक। सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक होता है जो ऊतक मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है। बी है, ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, वह ऊतक कंडरा ऊतक होता है। और सी है, ऊतक जो पौधा में भोजन का संवहन करता है, उस ऊतक को फ्लोएम ऊतक कहते हैं। अगला है, ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, उस ऊतक का नाम वसामय ऊतक होता है। तरल आधात्री सहित संयोजी ऊतक, इस ऊतक को रक्त कहते हैं। और मस्तिष्क में स्थित ऊतक तंत्रिका ऊतक कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार के ऊतकों के नाम देखे, कहाँ कौन सा ऊतक स्थित होता है, सभी ऊतकों के नाम यहाँ पर हमने देखे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान करें। तो हमें ऊतक के प्रकार की पहचान करना है। त्वचा कौन सा ऊतक होता है, पौधे के बल्क में कौन सा ऊतक होता है, अस्थि कौन सा ऊतक है, वृक्कीय नलिका, अस्तर और संवहन मंडल। तो त्वचा सल्की एपिथेलियम ऊतक होता है, पौधे का बल्क सरल स्थायी ऊतक होता है, अस्थि संयोजी ऊतक कहा जाता है, वृक्कीय नलिका, अस्तर घनाकार एपिथेलियम ऊतक और संवहन मंडल जटिल स्थायी ऊतक होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 11 का हमने उत्तर देखा। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, पेरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पेरेन्काइमा ऊतक पत्तियों, तने, फूल तथा जड़ों में पाए जाते हैं। पत्तियों में पेरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है। इस पेरेन्काइमा को क्लेरेन्काइमा कहा जाता है। जलीय पौधों में पेरेन्काइमा तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करता है। इस पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। तो पेरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं, यहाँ हमने देखा पेरेन्काइमा ऊतक पत्तियों, तने, फूल तथा जड़ों में पाए जाते हैं। और पत्तियों में पेरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है। इस पेरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्लोरोफिल पाए जाने के कारण जलीय पौधों में पेरेन्काइमा तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती है। इस पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है? एपिडर्मिस की भूमिका हम देख लेते हैं।
एपिडर्मिस जलीय पौधों में पाई जाती है। एपिडर्मिस बाहरी परत है और पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। यह मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनती है जिससे जल की हानि को रोका जा सकता है। पत्तियों के एपिडर्मिस में उपस्थित रंध्र गैसीय आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। तो एपिडर्मिस जो होती है पौधों में बाहरी परत होती है और सभी भागों की रक्षा करती है। यह मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बना लेती है जिससे जल की हानि को रोका जा सकता है और पत्तियों के एपिडर्मिस में उपस्थित रंध्र गैसीय आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। तो जड़ों में एपिडर्मिस की कोशिकाएं होती हैं वह जल के अवशोषण का कार्य करती हैं। तो एपिडर्मिस की कोशिकाएं जल के अवशोषण का भी कार्य करती हैं। यह कोशिकाएं जड़ों में पाई जाती हैं। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है पौधों के लिए। तो एपिडर्मिस की कोशिकाएं जल के अवशोषण के कार्य में सहायता करती हैं। यह जल के अवशोषण का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, छाल या कार किस प्रकार सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करता है? तो इसका उत्तर है, बाहरी सतह की कोशिकाएं अलग होकर बहुत परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती हैं। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं जिसमें कोई अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होता है। पौधों की जो बाहरी सतह की कोशिकाएं होती हैं वह बहुत परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती हैं। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं जिसमें कोई अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होता है। सुवेरिन नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण छाल हवा तथा पानी के लिए अभिन्न होता है। सुवेरिन नामक जो पदार्थ होता है उसकी उपस्थिति के कारण हवा तथा पानी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, उनके लिए अवैध होता है। इस प्रकार पौधों में छाल एक सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करता है। पौधों का जो छाल होता है आपने देखा होगा वह पौधे की सुरक्षा करता है, तो यह सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15, निम्न दी गई तालिका को पूर्ण करें। स्थायी ऊतक की तालिका यहाँ पर दी गई है। स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो स्थायी ऊतक मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। अब सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जबकि जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम तथा फुलेयम। तो इस प्रकार से हमने तालिका को पूर्ण किया और यहाँ पर समाप्त होते हैं अध्याय 6 ऊतक के सभी अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। तो आप इस प्रकार के जानकारी या प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही किसी नए अध्याय के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकें। अपने साथियों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके, उन्हें भी सरल और सहज भाषा में प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकें। यह ऐसे हैं प्रश्नों के उत्तर जिन्हें आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर, सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पुनः आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि जैसे ही किसी नए अध्याय के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जाएंगे वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए का धन्यवाद। एक कमेंट अवश्य करें कि इस चैनल पर जो प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जा रहे हैं वह आपको कैसे लगते हैं, क्या इनसे आपको मदद प्राप्त होती है या नहीं होती है, और यदि आप किसी प्रकार का सुधार चाहते हैं तो वह भी कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।